सोचिए, अगर हम इतिहास को सिर्फ किताबों में ना पढ़ें बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखें। कैसे? नक्शों के जरिए। आज हम यही करने वाले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के 2500 साल के सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने और कैसे वक्त के साथ नक्शे से मिट गए। तो सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? क्या होता है इसकी शुरुआत में? यही वो सवाल है जो हमारे इस पूरे सफर का, आप कह सकते हैं, गाइड बनेगा। तो जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत किसी बड़े ताकतवर साम्राज्य से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी बिखरी हुई, कह सकते हैं, घुमंतु जनजातियों से। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल की। ये वो कबीले थे जिनकी कोई तय सरहदें नहीं थी, तो बस एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। और यहीं से कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कबीले धीरे धीरे संगठित होना शुरू हुए और कैसे पहले राजनीतिक ढांचे की नींव पड़ी। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। सदियों के सफर में वो जो बिखरी हुई जनजातियां थीं, वो अब गंगा के मैदानी इलाकों में बसने लगीं, और बसने के साथ साथ उन्होंने ज्यादा संगठित राज्यों का रूप लेना शुरू कर दिया। मतलब ये एक बहुत बड़े बदलाव की सिर्फ एक शुरुआत थी। तो इस विकास का अगला पड़ाव था महाजनपद। महाजनपद यानी महान क्षेत्र। अब खेल बदल चुका था। अब शहर केंद्रित राज्य, जिन्हें हम सिटी स्टेट्स कह सकते हैं, वो असली ताकत बन गए थे। और इन सब के बीच सत्ता के लिए जबरदस्त होड़ मची हुई थी। अब जरा इन दोनों नक्शों को एक साथ देखिए। कमाल है ना? 1200 साल का सफर बस इन दो तस्वीरों में सिमट गया है। एक तरफ वो शुरुआती बिखरे हुए कबीले और दूसरी तरफ ये स्थापित महाजनपद। ये एकीकरण की पूरी कहानी को कितनी साफ साफ दिखाता है। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, और ये वो हिस्सा है जहां ये जो राज्यों के बीच की होड़ है, ये एक नया मोड़ लेगी। इस कंपटीशन में से एक ऐसी अकेली जबरदस्त ताकत उभरेगी जो बाकी सबको पीछे छोड़ देगी। उस वक्त का जो माहौल था, 16 राज्य सब एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। ऐसे में ये होना लगभग तय ही था। इस टकराव में से किसी एक को तो ऊपर उठना ही था और बनना था उपमहाद्वीप का पहला असली साम्राज्य। और फिर वो हुआ एकीकरण। एक ऐसी ताकत का उदय हुआ जिसने यहाँ के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। जरा इसके फैलाव पर नजर डालिए। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाना, ये वाकई में एक अभूतपूर्व एकीकरण था। सोचिए, हिमालय से लेकर दक्षिण के मैदानों तक सिर्फ एक सत्ता। ये लाइन मौर्यों की कामयाबी के पैमाने को, उनकी पहुंच को एकदम साफ कर देती है। ऐसा पैमाना जो पहले कभी किसी ने हासिल नहीं किया था। लेकिन कहानी का एक नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है, पतन की शुरुआत। इतिहास का पहिया अब घूमने वाला था। और देखिए, मौर्य साम्राज्य के ढहते ही नक्शा जैसे शीशे की तरह बिखर गया पूरी तरह से। और इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों से कुषाण और सातवाहन जैसी नई ताकतें उभर कर सामने आई। तो मौर्यों के जाने के बाद जो खाली जगह बनी, उसे भरने के लिए दो बड़ी शक्तियां सामने आईं। एक थे कुषाण, जिन्होंने उत्तर और जरूरी व्यापारिक रास्तों पर अपना कब्जा जमाया, और दूसरे थे सातवाहन, जिनका दबदबा दक्कन के पठार पर था। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी दौर में पहुंचते हैं। एक ऐसा दौर जहां कोई एक महाशक्ति नहीं, बल्कि कई बड़ी बड़ी क्षेत्रीय ताकतें एक दूसरे से टकरा रही थीं। हाँ, मौर्यों के कई 100 साल बाद गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत को एक बार फिर से एक करने की कोशिश की, और ये एक बहुत ही शानदार दौर था जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। लेकिन उनका साम्राज्य उतना विशाल कभी नहीं हो पाया जितना कभी मौर्यों का था। चलिए समय में थोड़ा और आगे चलते हैं। 7वीं सदी में राजा हर्ष ने भी कन्नौज से एक ताकतवर उत्तरी साम्राज्य खड़ा किया। हालांकि ये ज्यादा लंबा नहीं चला, पर इससे एक बात तो साफ है कि एकीकरण की कोशिशें हमेशा जारी रहीं। और इसके बाद आया एक दौर जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब 3 तरफा लड़ाई। ये 1 सदी तक चली जबरदस्त खींचतान थी प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच। और मकसद था
उत्तरी भारत पर कब्जा। और ये नक्शा देखिए, ये उस दौर की कहानी बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। ताकत इन 3 बड़े साम्राज्यों के बीच बटी हुई थी। एक नया बैलेंस बना हुआ था। मतलब उपमहाद्वीप बटा हुआ तो था, लेकिन उसमें एक अलग ही तरह की हलचल थी, एक अलग ही डायनामिज्म था। तो चलिए एक नज़र में इस पूरे सफर को फिर से देखते हैं। हमने शुरुआत की वैदिक जनजातियों से, फिर आए महाजनपद, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का वो विशाल दौर, फिर साम्राज्य का बिखरना, और उसके बाद गुप्त साम्राज्य और त्रिपक्षीय संघर्ष का युग। क्या कमाल की यात्रा रही है। तो इस पूरे 2500 साल के सफर का सार क्या है? वो ये है कि उपमहाद्वीप का इतिहास एक चक्र की तरह है। बिखरे हुए लोग, फिर संगठित राज्य, फिर विशाल साम्राज्य, और फिर साम्राज्य का टूटकर वापस क्षेत्रीय शक्तियों में बट जाना। ये चक्र लगातार चलता रहा। हजारों साल तक इसी बनने और बिखरने के चक्र ने इस उपमहाद्वीप को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो सवाल ये है कि आज की दुनिया में, हमारे समय में, वो कौन सी ताकतें हैं जो दुनिया के नक्शों को बना और बिगाड़ रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।